बच्चों, विगत कक्षाओं में हमने जाना कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है। हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जाना और अंततः हमने निष्कर्षतः तौर पे ये जाना कि सामाजिक मानवशास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक की मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो कि उसके शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास का अध्ययन करता है। हम एक परिभाषा और दोहराएंगे जो कि एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री श्री हॉबल ने कही थी। हॉबल ने कहा था, मानव शास्त्र मानव एवं उनके समस्त कार्यों का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। आप लोगों को भली भांति विदित होगा कि प्रथम वर्ष की कक्षा में आपने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जाना था और जो मूल तत्व आपने समझा था वो ये था कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, परंतु इसमें भी विवाद था सामाजिक। जैसे कि कल मैंने कहा कि कोई भी ऐसी अवधारणा, कोई भी विषय, कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें दो विचारधाराओं के लोग आपस में नहीं टकराते हों। तो एक विचारधारा ये मानती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, तो दूसरी विचारधारा ये मानती है कि समाजशास्त्र उस भांति विज्ञान नहीं हो सकता जिस प्रकार से भौतिकी या जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भावनाओं से भरा हुआ है। तो स्वभावतः उसकी भावनाएं जब वो शोध करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हो जाती है। वो वस्तु के तौर पर स्वयं को बिल्कुल तटस्थ नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ समाजशास्त्रियों को मानना था और उन्होंने इसे इस रूप में स्वीकारा कि समाजशास्त्र पूर्णतः विज्ञान नहीं हो सकता। ये तथ्य सामाजिक मानवशास्त्र में भी दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र का ही एक अभिन्न अंग माना जाता रहा है, ऐसा भी कुछ समाजशास्त्रियों ने माना है। ठीक है, आज हम जानेंगे नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मनुष्य प्रकृति का ही अंश है। ये तो विवादास्पद बात है ही नहीं, इस बात से आप, मैं और सभी सहमत हैं कि हम सभी प्रकृति का अंश हैं। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन विश्व के एक अंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये भी विवादास्पद नहीं है कि मानव का अध्ययन विश्व के एक अंग के रूप में किया जाता है। इस कारण मानवशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। परंतु हॉबल, नाम बताने की बार बार मैं आपको नाम दोहराती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको नाम दोहराती हूँ कि आप लोग ये याद कर लें कि प्रसिद्ध मानवशास्त्रियों के अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो आप तुरंत बता सकें कि प्रसिद्ध मानवशास्त्रियों में क्रॉबर हैं, हॉबल हैं और मेलिनोवस्की हैं। ठीक है, तो हॉबल का क्या कथन था कि मानवशास्त्र की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में वह एक साथ शारीरिक तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? प्राकृतिक विज्ञान के रूप में वह एक साथ शारीरिक तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने और अपनी बात को स्पष्टता रखने का क्या प्रयास किया, किस प्रकार से चेष्टा की। उन्होंने कहा, शारीरिक विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र मानव जाति को पशु जगत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानकर उसके उद्भव तथा उद्विकास, शरीर रचना आदि का अध्ययन करता है। आपको भली भांति पता होगा, आपने अपनी 9वीं 10वीं की विज्ञान की जीव विज्ञान में आपने पढ़ा होगा डार्विन की जो थ्योरी है, और वहाँ आपने किस प्रकार से मानव शरीर बना इसके बारे में आपने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं इससे संभावित अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि शारीरिक विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र मानव जाति को पशु जगत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानकर उसके उद्भव तथा उद्विकास, शरीर रचना आदि का अध्ययन करता है। साथ ही सामाजिक विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र मानव के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं।
साथ ही मानव जीवन की समस्त विविधताओं से संबंधित विज्ञान मानव शास्त्र की ये दोहरी प्रकृति स्वाभाविक ही है। कैसी दोहरी प्रकृति है कि क्योंकि मानव केवल पशु जगत का एक प्राणी मात्र नहीं है, अपितु वह संस्कृति, इतिहास और विविध सामाजिक गुणों से संयुक्त एक प्राणी भी है। अतः मानव शास्त्र शारीरिक या प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक विज्ञान दोनों ही हैं। ठीक है, मैं पुनः दोहराती हूँ कि दोहरी प्रकृति की बात क्यों हो रही है ना। दोहरी प्रकृति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मानव केवल पशु जगत का एक प्राणी नहीं है। देखिए, आप आधुनिक समाज में रह रहे हो, चाहे आप आदिम समाज में रह रहे हो, व्यक्ति तभी मानव और पशु में जो विभेद की एक रेखा है वो उसकी संस्कृति है, जो मैं पिछली कक्षाओं में पुनः दोहराती हूँ कि पशुओं के पास संस्कृति नहीं है। पशु और मानव के बीच में जो एक विभेद की रेखा खींची जाती है, उसका मूलभूत आधार क्या होता है? संस्कृति होता है। तो ये माना जाए, ये विश्वास किया जाता है कि बिना संस्कृति के हम एक हाड़ मांस के शरीर को मानव नहीं कह सकते। इसीलिए सामाजिक मानवशास्त्र की दोहरी प्रकृति है, ड्वेल नेचर है। दोहरी प्रकृति को क्या कहेंगे? ड्वेल नेचर है, क्योंकि मानव केवल पशु जगत का एक प्राणी मात्र नहीं है, अपितु यह संस्कृति, इतिहास और विविध सामाजिक गुणों से संयुक्त एक प्राणी भी है। अतः मानवशास्त्र शारीरिक या प्राणी शास्त्रीय, शारीरिक मतलब फिजिकल, प्राणी शास्त्रीय मतलब बायोलॉजिकल, और सामाजिक अर्थात सोशल विज्ञान दोनों ही हैं। इसके अतिरिक्त मानव जीवन के प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक पक्ष पे बल देते हुए पेनीमैन, मैंने क्या नाम दोहराया? पेनीमैन। पेनीमैन ने मानव शास्त्र के विषय में लिखा है कि एक रूप में यह कौन? मानव शास्त्र। ठीक है, एक रूप में मानव शास्त्र प्राकृतिक इतिहास की वह शाखा है और इसके एक शाखा है। मानव शास्त्र प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा है और इसके अंतर्गत जीव प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थिति का अध्ययन करता है। दूसरे रूप में मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। तो आप याद रखेंगे कि पेनीमैन ने क्या कहा? मैं फिर दोहराती हूँ, स्पष्ट है परिभाषा, कहीं पर भी इसमें ऐसी कोई पंक्ति या कोई शब्द नहीं है जिससे आपके मन में संशय उत्पन्न हो। मैं पुनः आपकी सुविधा के लिए दोहराती हूँ कि पेनीमैन ने क्या कहा कि मानव शास्त्र प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा है और इसके अंतर्गत जीव प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थिति का अध्ययन आता है। दूसरे रूप में मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि मानव शास्त्र शारीरिक तथा सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त एक इतिहास का भी विज्ञान है। इतिहासकार एक सामाजिक वैज्ञानिक हो सकता है यदि वह सामाजिक परिवर्तन या क्रियाओं के सामान्य नियम को ढूंढ निकालने में प्रयत्नशील है। तो इन सामान्य नियमों को ढूंढने में उसे नियमानुसार होने वाली पिछली घटनाओं का सावधानी से विश्लेषण तथा वर्गीकरण करना होता है। मानवशास्त्री भी ऐतिहासिक तथा प्राग ऐतिहासिक युगों के मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित विभिन्न तथ्यों व घटनाओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण करते हैं और उनके आधार पर शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन या क्रियाओं के सामान्य नियम को ढूंढ निकालते हैं। इस प्रकार मानवशास्त्र इतिहास का विज्ञान है। इस बात को आप समझे? मुझे लगता है कहीं आप अटक गए। तो चलिए हम वापस से इस बात को दोहराते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ एक सामान्य धरातल पर अपने किसी तथ्य को प्रतिपादित नहीं करता, अपनी किसी अवधारणा को प्रतिपादित नहीं करता। उस अवधारणा को प्रतिपादित करने से पहले वो क्या करता है कि पिछले पृष्ठों को पलट कर देखता है। वो ये देखता है कि ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक युगों में क्या स्थिति रही है, उन तथ्यों व घटनाओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण करता है। तो इसी प्रकार से मानवशास्त्री भी करता है और मानवशास्त्री शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को
पूर्व में जाकर प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जाकर उसका अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करता है और उसके बाद ही वो सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार मानवशास्त्र इतिहास का विज्ञान है। ये सामाजिक वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है। धड़ा का मतलब जानते हैं? एक गुट, एक समूह मानता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं, जैसे कुछ मानवशास्त्री हैं, उनमें से हम नाम ले सकते हैं मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। ये क्या मानते हैं कि मानवशास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल विपरीत धारा हो गई जो हमने पहले पढ़ी। वो क्या कहते हैं कि मानवशास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। याद रखिएगा, पेनीमैन जैसे विद्वान क्या कहते हैं, हॉवेल जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि ये इतिहास के समान ही है। परंतु मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन ये क्या कहते हैं कि इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा कि आपको कल की कक्षा में भी बताया था, आज फिर पुनः उस बात को दोहरा रही हूँ कि कोई भी ऐसी अवधारणा, कोई भी ऐसा सिद्धांत, कोई भी ऐसा विज्ञान, कोई भी ऐसी विचारधारा संसार में उपस्थित ही नहीं है जहाँ विरोधाभास की स्थिति ना हो। और इन विरोधाभास के बाद जो हम सम्मिश्रण निकालते हैं, उसी के आधार पर हम किसी अवधारणा को या किसी विज्ञान के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि मानवशास्त्र केवल विज्ञान के रूप में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। मानवशास्त्रियों का संपर्क केवल उन समाजों और मनुष्यों के अध्ययन तक ही केंद्रित होना चाहिए जिनका कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सके। ठीक है, जिनको आपने आमने सामने के रूप में देखा है, सिर्फ उनके रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। उक्त विद्वानों, कौन से उक्त विद्वान कौन से गए? मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। इन विद्वानों का मत है कि उस प्राचीन इतिहास, समाज या घटनाओं की छानबीन करना जिसके लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, किसी भी अर्थ में किसी विज्ञान के लिए उचित नहीं है। समझिए आप, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र की समरूपता हम इतिहास के आधार पर ढूंढ सकते हैं, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में के प्रमाण एकत्रित करके और उसके बाद विभिन्न तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करके, वर्गीकरण करके अध्ययन करना संभव है। तो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति इस प्रकार से बताई जा सकती है। परंतु मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं जो जीवित है, जो आपके सामने सशरीर उपस्थित है, उसका अध्ययन करना ही तथ्यात्मक है, तार्किक है, जिसे लॉजिकल कहेंगे। ठीक है, और उससे पूर्व जिन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है, लिखित में प्रमाण नहीं है, उन घटनाओं की छानबीन करके हम तथ्यों का निरूपण नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम मानते हैं कि ये सारी बातों के विपरीत कुछ मानवशास्त्रियों के मतानुसार मानवशास्त्र केवल इतिहास है। ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों पर भी मानवशास्त्रियों का संपूर्ण अध्ययन आधारित होना चाहिए। परंतु वास्तव में मानवशास्त्र की स्थिति इन दोनों विरोधी मतों के बीच की है। देखिए, यही स्थिति समाजशास्त्र में भी है और यही स्थिति सामाजिक मानवशास्त्र में भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों को समझे बिना वर्तमान को समझना कठिन है। परंतु उन घटनाओं तथा तथ्यों से सामाजिक अवलोकन के आधार पर, ठीक है, सामाजिक अवलोकन के आधार पर पुनर्परीक्षण किए बिना कोई वैज्ञानिक परिणाम निकालना संभव नहीं है। देखिए, जब हम समाजशास्त्र प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे और हम समाजशास्त्र में विज्ञान की प्रकृति पढ़ रहे थे और तत्पश्चात हमने समाजशास्त्री का
समाजशास्त्री किस प्रकार से समाजशास्त्र को विज्ञान मानता है, तो उसमें स्पष्टता अंकित है कि तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण करके अवधारणा को प्रतिपादित करना, और वो अवधारणाएं तभी विज्ञान मानी जाएंगी जब उनका पुनर्परीक्षण किया जा सके। तो बात यहाँ पर आके वही टिक गई कि पुनर्परीक्षण किए बिना कोई वैज्ञानिक परिणाम निकालना संभव नहीं है। समाज और संस्कृति एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि भूतकाल पर आधारित, वर्तमान में क्रियाशील तथा भविष्य की ओर गतिशील है। तो मानवशास्त्र भूत तथा वर्तमान दोनों ही काल के मानव तथा उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, क्या है मानवशास्त्र? भूत तथा वर्तमान दोनों ही काल के मानव तथा उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, देश और काल की सीमाओं में अपने को बांधे बिना मानव जाति का संपूर्ण अध्ययन करना ही सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा, समाज और संस्कृति एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए देश और काल की सीमाओं में इसे बांधे बगैर मानव जाति का संपूर्ण अध्ययन करना ही इस विज्ञान का उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम रूप में मानवशास्त्र एक विज्ञान है। अब आपके और मेरे समक्ष एक प्रश्न है, विज्ञान किसे कहते हैं? अब आप प्रथम वर्ष में इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जितना मुझे याद है आपने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि इसको पढ़े बगैर समाजशास्त्र को पढ़ना असंभव है। आप समझ ही नहीं सकते। हाँ, आप रट सकते हैं समाजशास्त्र को, लेकिन अगर आपने समझना है, अपने पाठ्यक्रम को समझना है और समाजशास्त्र को गहराई से समझना है, तो आपको ये समझना ही होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी इस बात को पुनः दोहराऊं, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं दोहराऊंगी तो आप सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं उलझ के रह जाएंगे। तो विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी अध्ययन वस्तु के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त ज्ञान के क्रमबद्ध या नियमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। देखिए, मैं बात को बहुत गंभीरता से आपको याद दिलाती हूँ। विज्ञान का काम क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन करना। क्रमबद्ध अध्ययन क्या है? तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण करके सिद्धांतों को प्रतिपादित करना जो कि सार्वभौमिक हैं, और ये सिद्धांत पुनः परीक्षित किए जा सकते हैं। तो मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानव, उसका समाज तथा संस्कृति है। मानवशास्त्री अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं, क्या है का वर्णन करते हैं, कैसे का उत्तर देते हैं, और क्या है के आधार पर क्या होगा की ओर संकेत करते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानव, उसका समाज तथा संस्कृति है। मानवशास्त्री अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और वर्गीकरण करते हैं, क्या है का वर्णन करते हैं। मानवशास्त्री किसका वर्णन करते हैं? क्या है, समाज में क्या है, आदिम समाजों में क्या है, कैसे है, इसका उत्तर देते हैं, और इस क्या है के आधार पर क्या होगा की ओर संकेत देते हैं। ठीक है, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमने अलग अलग विद्वानों की बात को समझा है, तो हम ये इतना तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मानवशास्त्र एक विज्ञान है। परंतु ये प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान, इसका स्पष्टीकरण होना अति आवश्यक है। तो इस विषय में दो विरोधी मत हैं, एक है फोर्टेस का, दूसरा किसका है? नेडल का। तो इनके मतानुसार मानवशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है और मानव समाजों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों द्वारा
किया जाता है। वहीं मानव शास्त्र का वास्तविक कार्य भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संबंध में लंबे चौड़े विवरण प्रस्तुत करना नहीं है। देखिए, विज्ञान का आधार लंबे चौड़े विवरण प्रस्तुत करना कभी रहा ही नहीं है। वो तो ऑब्जेक्टिव बात करता है, पिन पॉइंट जो बात करनी है वो बात करता है। अपितु इन संस्कृतियों से संबंधित समस्त घटनाओं तथा तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव समाज के उद्भव, विकास कार्य तथा परिवर्तन के संबंध में सामाजिक नियमों का पता लगाना है। परिवर्तन के संबंध में सामाजिक नियमों का पता लगाने से तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे कौन से रूप हैं, ऐसा कौन से, जिसे सोशल लॉज कहते हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिससे मानव समाज के उद्भव, विकास कार्य और परिवर्तनों को जाना जा सके। वहीं इस विचारधारा के विरोध में क्रोबर, इवांस प्रिचार्ड वो विचारक हैं जिनका मत है कि मानव जीवन का केवल एक प्राकृतिक या शारीरिक और मानसिक स्तर नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक स्तर भी होता है और इसलिए इसको इस रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। अब इस विषय में और विस्तार से हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे और अंततः क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये एक प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सांस्कृतिक मानवशास्त्र है, शारीरिक मानवशास्त्र है, किसके संबंध में हम विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और तब तक जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसका चिंतन मनन कीजिए। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, थोड़ी देर में मैं आपको इसके PDF नोट्स भी दे दूँगी, उनको पढ़िए। आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनको पूर्ण कीजिए और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की निरंतरता की प्रक्रिया को बनाए रखें। धन्यवाद।